नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियोस के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बन जाता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु के द्वारा भी बनेगा और शुक्र के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई गवर्नमेंट टेंडर प्राप्त करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ पर देवगुरु के साथ शुक्र का भी गोचर है। शुक्र 12 मार्च को लग्न भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो पहली डेट जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा वह है 3 मार्च। दिन है शुक्रवार, समय है 8:58 प्रातः काल, और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है क्योंकि 3 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी
और गज केसरी राजयोग दोनों ही 3 मार्च को प्रातः 8:58 पर बनेंगे। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, चंद्रमा की अपनी ही राशि है और गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर 12वें भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनाएंगे, लेकिन गुरु और चंद्रमा का संबंध बनेगा कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। कुंडली के चौथे भाव से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं, मानसिक शांति, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। चौथे भाव से पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, जमीन और पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार किया जाता है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और चौथे भाव से शरीर में कंधों और गर्दन का भी विचार किया जाता है। चौथा भाव हर तरह की अचल संपत्ति को शो करता है। कृषि भूमि, रियल एस्टेट, भवन, बाग बगीचे और साथ ही चौथे भाव से शुरुआती शिक्षा, घर या जन्मभूमि से दूर जाने की संभावनाएं और चौथा भाव राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। अब इस चौथे भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा अत्यंत शुभ और शीतल ग्रह हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव होगा आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। घर परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो सारी धन संपत्ति बेकार है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा, घर में खुशियां बढ़ेंगी, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट, मकान या वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर, तो कार्यस्थल पर काम करने का अच्छा माहौल मिलेगा। कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, जैसे पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ। आपके पिता को भी उनके कार्यस्थल में लाभ के योग बनेंगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 8 फरवरी 2023 चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। 8 फरवरी और समय है 8:53 प्रातःकाल। दिन है बुधवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में। और इस समय चंद्रमा पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब छठे भाव में और 12वें भाव में गजकेसरी राजयोग तो नहीं बनता है, लेकिन छठे भाव का संबंध चंद्रमा से, शुक्र से और गुरु से बन रहा है, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा।
छठा भाव रोगों का, कर्ज का, शत्रुता का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ और सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं या अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी आपको मिल जाएगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत, कंसल्टेंट, मेडिकल का कार्य, पैथोलॉजी का कार्य या समाज सेवा का कार्य, राजनीति से जुड़ने का कार्य। और चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। छात्र हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपको कोई छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है और आप अपने घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं इस गोचर काल में। 8 फरवरी के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 12 फरवरी को बनेगा। 12 मार्च को ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। समय होगा प्रातः 2:18। इसका मतलब 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। रविवार का दिन है। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। यहाँ भी गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन गुरु और चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव से होने से इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है? दुख, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, क्रॉनिक डिजीज, लंबी बीमारी, ये अष्टम भाव शो करता है। यहाँ पर जे गुरु और चंद्रमा का संबंध बनने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिलेगा। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और हो सकता है कि इस समय आपको ससुराल पक्ष से धन भी प्राप्त हो और ससुराल पक्ष का सहयोग भी आपको प्राप्त हो। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, तो पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का, समझने का होता है और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप उस पर गहन मंथन करके उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र है, शेयर मार्केट का क्षेत्र है, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट का कार्य शुरू कर सकते हैं। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से आप जुड़ सकते हैं। मेटल्स, माइंस, मिनरल्स का काम आप शुरू कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप या मेडिसिन्स का काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और धन का निवेश भी आप करेंगे। 21 मार्च 2023 प्रातः
11:57, यानी लगभग दोपहर के समय चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे कुंडली के 12वें भाव में, और 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। और ये तिथि, दिन होगा मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या। यहाँ पर चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी। गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा और गुरु 12वें भाव को प्रभावित तो करेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो देवगुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे और कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहें तो विदेश जाने की बाधाएं दूर होंगी। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, उसमें भी राहत पाने का योग बनेगा। और चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो ननिहाल पक्ष का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपका कर्ज अगर कोई है तो धीरे धीरे वो समाप्त होगा। आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। और इसके बाद की जो अंतिम तिथि है वो है 30 मार्च, दिन है गुरुवार, समय है 4:15, 4:15 PM बाद दोपहर। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, चतुर्थ भाव में, और ये गुरुवार का दिन होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि होगी और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में बताया है, जब 3 मार्च को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में था। तो इन राजयोगों का आपको पूरा लाभ मिले, इसके लिए आप चंद्रमा और गुरु दोनों को मजबूत करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें, सोमवार के दिन दुग्ध अर्पित करें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु के विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी
से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।